जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक को। आज का टॉपिक है व्हाट इज सिविल डिफेंस एक्सरसाइज दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 7th ऑफ मई। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज क्या है, कब होगी, कहाँ होगी, कौन-कौन करेगा, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। इंडिया टू कंडक्ट सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को एक लेटर लिखा है जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट करना है ऑन 7th ऑफ मई 2025। देखने लायक ये चीज़ है कि 1970 वॉर के बाद 1971 वॉर के बाद ये सबसे बड़ी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स होने वाली है देश में। तो इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई है और चांसेस हैं कि ये चीज़ एस्केलेट भी हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसीलिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हमारी सिविल डिफेंस रेडी हो उस चीज़ के लिए। तो व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्सरसाइज? एम ऑफ द एक्सरसाइज इज़ टू असेस एंड एनहांस द रेडीनेस ऑफ सिविल डिफेंस मैकेनिज्म। एम ये है कि हमें चेक करना है कि हमारी सिविल डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी है, और अगर रेडी है तो उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है। सेकंड चीज़, टू assess the ऑपरेशनल एंड कोऑर्डिनेशन एफिकेसी अमंग द अथॉरिटीज। सी, किसी भी सिविल डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत सारी अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये भी चेक किया जाएगा कि क्या वो अथॉरिटीज के बीच में एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन हो पाता है। आगे देखते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उनकी तरफ से ये सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा गया था। तो ये देखिए, ये इसमें क्लियरली लिखा गया है कि we have to conduct civil defense exercise and rehearsal across 244 categorized civil defense districts on 7th of May 2025। इसमें जो अथॉरिटीज़ इसमें पार्ट लेने वाली है उनका भी क्लियरली मेंशन है और क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनका भी क्लियर मेंशन किया गया है। तो आगे देखेंगे डिटेल में कि ये क्या कौन-कौन पार्ट लेने वाला है, हमें क्या रेडी रहना है, हमारे लिए इसमें क्या है और क्या-क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेयर विल ड्रिल्स बी कंडक्टेड। तो देखिए, अभी सब लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये सिविल ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। तो जी हाँ, कंडक्ट की जाएगी, बट इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये ड्रिल कंडक्ट नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? देखते हैं। सी, ये जो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो उसको नोटिफ़ाई किया जाता है और पूरे इंडिया में एज़ पर द करंट लेटर 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें ये ड्रिल्स कंडक्ट की जाएगी। अगर इसके पहले वाले हम नोटिफ़िकेशंस को देखें तो 259 डिस्ट्रिक्ट्स को नोटिफ़ाई किया गया था। बट आई डोंट नो व्हाई 244 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स आर मेंशन इन दिस लेटर। क्यों 244 ही लिखी गई है इंस्टेड ऑफ 259? ये देखिए, आपको मैं अगर दिखाता हूँ, तो ये रहा उसका पीडीएफ। जो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आया था, इट वाज़ रिटन ऑन 2010 ऑन मार्च ऑफ 2nd। तो उस समय पे नीचे दी गई सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगराइज़ किया गया था। तो अगर हम देखने जाएँ तो इनका टोटल आखिर में 259 दिया गया था। कुछ हो सकता है, बट आई एम श्योर कि सभी सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंडक्ट की जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स होती है उनको 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो क्या है वो 3 अलग-अलग कैटेगरीज़? इसमें अगर देखते हैं लिस्ट में तो फिर से उनको 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। सी, अगर हम उसका नंबर्स देखें, टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ या फिर डिस्ट्रिक्ट्स इन अलग-अलग कैटेगरीज़, तो कैटेगरी 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैटेगरी 2 में 201 और कैटेगरी 3 में 45। जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 201 है और 45 है, वो अलग-अलग वेरी कर रही हैं बिकॉज़ ऑफ वेरिड लेवल ऑफ रिस्क एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल देयर। तो इसके हिसाब से पूरा कैटेगराइज़ किया जाता है। सी, अभी जो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है उसकी जो लिंक है, जो ऑफ़िशियल लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकूँगा और उससे आप देख सकेंगे कि क्या आपका डिस्ट्रिक्ट में भी ये ड्रिल्स कंडक्ट होने वाली हैं। व्हाट आर द सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स? अगर ये 259 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट होगी, तो ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं? सी, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स आर सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको नोटिफ़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट उसको नोटिफ़ाई करने का अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कौन से पैरामीटर्स के ऊपर? रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन नोटिफाइंग दिस डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 259 जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बताए,
उसमें ही ये सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे ही रखा जाएगा। बट ऐसा नहीं है। सी अगर आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सी समझने जैसी चीज़ है कि दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर चोज़न जस्ट बिकॉज़ देयर आर रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सच फैक्टर्स। तो क्या आपके सिटी में ये अवेलेबल, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में ये नहीं है? तो सी देखने जैसी चीज़ है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे सर्व एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल हब्स फॉर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़। मतलब कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि अभी कंडक्ट की जाएँगी ड्रिल्स, उनके लिए ये डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं। मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में इसीलिए उनको नोटिफ़ाई किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे जो ऑफ़िसर्स होंगे, वहाँ पे जो कॉर्प्स होगा इसका, वो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे, जभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर इसमें नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सी this district serve as an administrative and operational hub for preparedness activities in case of emergencies like war, air raids, missile strikes या लार्ज टेरर अटैक्स। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क वही सब होता है, इसीलिए ये 259 डिस्ट्रिक्ट्स को नोटिफाई किया गया है। सी ऑल द मैटर्स रिलेटेड विद सिविल डिफेंस, ये पूरा का पूरा जो सिविल डिफेंस है उसको गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था सिविल डिफेंस एक्ट 1968। 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी और 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद एक नींद हमें लगी कि इसको सही तरीके से हमें गवर्न करना चाहिए और एक एक्ट पास किया गया था सिविल डिफेंस एक्ट। उस वही एक्ट पूरे के पूरे सिविल डिफेंस जो है उसको ये गवर्न करता है। तो ये एक्ट पूरा देखने के लिए मैं दिखाता हूँ पहले आपको। ये है पूरा लेजिस्लेशन जो कि 1968 में पास किया गया था और टाइम टू टाइम इसको अमेंड भी किया गया है। तो ये देखिए पूरा का पूरा एक्ट आप देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे इसमें रूल्स हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसके भी एक लिंक डाल दूँगा, ऑफ़िशियल जो गवर्नमेंट की लिंक है उस ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आई वुड सजेस्ट दैट ये सिर्फ़ 32 पेजेज़ का है और इसे आप एक बार कुछ भी होता है तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिए। इसमें बहुत मेजर्स और वो दिए गए हैं, जिसको आप पढ़ के इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप बच सकते हैं या फिर आपको वो यूज़फुल हो सकता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आइए देखते हैं आगे। हु विल कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन दिस ड्रिल्स? सी 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक तो है कंडक्ट और दूसरा है पार्टिसिपेट। एक और चीज़ है जो कि है शेयर होल्डर्स। सी कंडक्ट कौन करेगा? इसके जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स होंगे, वेरियस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होंगी। जस्ट अ सेकंड। इसके जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स होंगे, वेरियस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, अभी अलग-अलग अथॉरिटीज़ का भी इसमें रोल आएगा। सिविल अथॉरिटीज़ जैसे कि कलेक्टरेट ऑफिस होता है या फिर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट होता है या फिर आपके यहाँ के एसपी होंगे, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो है उनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, रोड मतलब कि सिविल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, गैस का अलग-अलग जो इमरजेंसी होता है, फायर ड्रिल्स होते हैं, वो सभी के सभी आपके डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ इसमें पार्ट लेंगे। तीसरा है सिविल डिफेंस वार्डन्स एंड वॉलंटियर्स। सी इसके अलग-अलग ऑफिसर्स भी होते हैं और उनमें वॉलंटियर्स भी होते हैं। उनका सिलेक्शन भी होता है अलग-अलग तरीके से, वो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप एक्ट में देख सकते हैं। होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस जो कि नेशनल सर्विस स्कीम होती है, एनसीसी कैडेट्स होते हैं और एनवाईकेएस, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। एनवाईकेएस का फुल फॉर्म होता है नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि गवर्न करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा गवर्न किया जाता है। दूसरी चीज़ ये लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें को पूरी ड्रिल को कंडक्ट करेंगे। अभी शेयर होल्डर मतलब कि सभी के सभी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो लोग इसको कंडक्ट करेंगे, वो सभी के सभी लोग इसके शेयर होल्डर होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस जो कि 18 प्लस होंगे, सिविलियंस जैसे आप और मैं हैं एंड पीपल इन द अथॉरिटी विल बी शेयर होल्डर्स। ये सभी के सभी इसके शेयर होल्डर होंगे। क्या हमें भी कोई रोल होगा? जी हाँ, हमारा भी इसमें रोल होगा। आगे देखेंगे। कंडक्ट ऑफ दिस ड्रिल इज प्लान अप टू विलेज लेवल। सी ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, बड़े सिटी में हैं, तो ही आपके लिए ये ड्रिल कंडक्ट की जाएगी, ऐसा नहीं है। ये ड्रिल को विलेज लेवल तक प्लान किया गया है, इसीलिए छोटे से छोटे गाँव तक इसका मैसेज जाएगा, इसका असर भी दिखेगा और इस ड्रिल में पार्टिसिपेट भी आप करेंगे। एक्सरसाइज विच विल बी पार्ट ऑफ द ड्रिल।
सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि कौन सी एक्सरसाइज ये ड्रिल में होंगी। फर्स्ट, एयर रेड वार्निंग सिस्टम इफेक्टिवनेस। जब भी कोई एयर रेड होती है तो उसके पहले अलार्म बजने लगते हैं पूरे सिटीज़ में। तो सॉरी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो अलार्म जो कि सिस्टम रहता है पूरा, वो अभी तो कहीं पे लगा नहीं है हम लोग सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। दीज़ अलार्म्स विल बी इंस्टॉल्ड एट वेरियस प्लेसेस, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे इनको लगाया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास अगर हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो आपके यहाँ पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कैन एंटर द हाउस या फिर एंटर द बिल्डिंग और वो आपको बोल सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप ना नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़, हॉटलाइन एंड कम्युनिकेशन विद एयरफोर्स। सी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी अराइज होंगी होंगी मुझे लगता तो नहीं है कि इंडिया में कोई भी एयर रेड हो सकती है या हमारे सिविलियंस के ऊपर हो सकती है, बट फिर भी हॉटलाइन एंड कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता है एयरफोर्स के साथ, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ नीड हम उनको वार्न कर सके कि ये चीज़ हो रही है, इफ़ दे आर नॉट इन एनी सिचुएशन टू नो दैट। बट ऐसा होगा नहीं, उनको सब पता रहता है, उनके पास रडार्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रहती है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे रेडी होते हैं। थर्ड, फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शेडो कंट्रोल रूम्स। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल रूम्स होते हैं और वो ऑपरेशन में होते हैं 365 डेज 24/7। इवन रात को भी वो ऑपरेशन आप उनको कॉल कर सकते हैं, और कोई भी हेल्प हो, कोई भी इमरजेंसी हेल्प हो, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये शैडो कंट्रोल रूम्स क्या होते हैं। तो सी, शैडो कंट्रोल रूम्स आर सेकेंडरी और बैकअप कंट्रोल रूम्स। जो प्राइमरी कंट्रोल रूम होता है वो तो आप सबको पता है, बट शैडो कंट्रोल रूम एक बैकअप के लिए ये कंट्रोल रूम क्रिएट किया जाता है। वो एक्टिव तो होते ही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे होता है, बट उनका यूज़ तब होता है जब प्राइमरी कंट्रोल रूम जो कि रेगुलर यूज़ में होते हैं, अगर वो फंक्शनल ना हो या देयर इज़ अ नीड ऑफ एडिशनल कंट्रोल रूम्स। हो सकता है कि कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, तो जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो पूरे सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो शैडो कंट्रोल रूम्स पहले से ही क्रिएटेड होते हैं जिससे हम पूरा बैकअप रेडी कर पाएँ। ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हमारा रोल भी रहेगा कि हमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। इन केस ऑफ हॉस्टाइल अटैक हमारा सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी 99.99% अभी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो सिचुएशन है, ऐसा केस होने वाला नहीं है। बट इन केस ऑफ हॉस्टाइल अटैक हमें सेफ रहना पड़ेगा, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन को। जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हुआ, बूचा किलिंग हुई जो कि बहुत निंदनीय थी। ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लैकआउट मेजर्स, अगर आप रिसेंट न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो पंजाब के फिरोज़पुर में ब्लैकआउट का ड्रिल कंडक्ट किया गया था थोड़े दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले। ब्लैकआउट में ऐसी सिचुएशन होती है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता है, और जब भी ब्लैकआउट सिचुएशन अराइज़ होगी, वहाँ पे एक कैंडल भी जलाना, इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ बिग डिज़ास्टर। तो ये भी हमें इसमें सिखाया जाएगा। कैमोफ्लेजिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशन, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है, जो हमारे वेपन डिपोट्स होते हैं, जो हमारी वेपनरी सिस्टम्स होती हैं, तो वो एयर रेड्स के टाइम पे जो एनिमी होता है वो अटैक कर सकता है। तो इसीलिए इसको हमें इनसे बचने के लिए हम कैमोफ्लेजिंग करते हैं। कैमोफ्लेजिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा उनको कैमोफ्लेज किया जाता है ताकि वो क्रिटिकल जगह उसको ऊपर दुश्मन की नज़र ना जा सके। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविल डिफेंस कॉर्प जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक अलग डेज़िग्नेटेड होते हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन पुलिस, फायर फाइटर्स, वाटर सप्लाई अथॉरिटी, गैस सप्लाई अथॉरिटी एंड अदर इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ विल आल्सो बी टेस्टेड। एक और चीज़ है कि अगर कहीं पे कोई बॉम्ब गिरता है तो उस समय पे इवैक्यूएशन एंड इट्स एग्ज़ीक्यूशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। कोई भी रंबल होता है, वहाँ पे अगर हमें देखना चाहें, तो वहाँ पे निकालने के लिए, ह्यूमन बॉडीज़ को निकालने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर कोई फँस तो नहीं गया है, उसको देखने के लिए इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। अगर आपको और दूसरे मेजर्स जो कि लिए जाएँगे, तो वो आपको ये नोटिफ़िकेशन में मिल जाएँगे, जो कि लेजिस्लेशन है 1968 का सिविल डिफेंस एक्ट। तो उसमें अलग-अलग
15-16 तरीके के अलग-अलग उसमें दिए गए हैं कि ये ड्रिल्स में कंडक्ट होगी एक्सरसाइजेस। तो ये टॉपिक का अंत करते हैं, यहीं पे ये पूरा टॉपिक ख़त्म करते हैं और ये है हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा भारत जो जिसको हमें सोने की चिड़िया बनाना है एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज़ आवर ड्यूटी टू डेवलप इट एंड मेक इट सोने की चिड़िया अगेन। तो यहीं पे एंड करते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।